तो घोटाले की बात तो आप अक्सर सुनते हैं। आज हम आपको महा घोटाला दिखाने वाले हैं। घोटाला तो हम आपको अक्सर ही दिखाते रहते हैं, लेकिन महा घोटाला क्यों है ये समझना बहुत जरूरी है। आपको आज हम करोड़ों करोड़ का जमीन का खेल दिखाने वाले हैं। आप सोचिए, एक अवर निबंधक, एक रजिस्ट्रार, जिस पर सीआईडी की जांच चल रही है, लेकिन वो अपने पद पर बना हुआ है। एक ऐसा अवर निबंधक जिसने सरकारी, आदिवासी, गैर मजरूआ, भूइंहरी, हर नेचर की जमीन रजिस्ट्री कर दी। उस अवर निबंधक का नाम है संतोष कुमार, जिन्हें किसी बात से संतोष नहीं है। आज का खुलासा इसी पर होगा। सबसे पहले हम आपको यह रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इस रिपोर्ट के बाद बाकी की बात होगी। रिपोर्ट दिखाइए पहले। एक सब रजिस्ट्रार जिस पर सीआईडी की जांच हो रही है। एक सब रजिस्ट्रार जिसने करोड़ों करोड़ की जमीन का घपला किया। धनबाद में पोस्टिंग के दौरान जिसने खुलकर खेला किया। जमीन का नेचर चाहे जो भी हो, सब रजिस्ट्रार साहब ने बेच दी। रजिस्ट्रार साहब को संतोष ही नहीं। यह है रांची ग्रामीण के अवर निबंधक संतोष कुमार। धनबाद में इन्होंने बहुत सारे खेल किए, करोड़ों करोड़ का खेला। इनके खिलाफ शिकायत करने वाले एक शिकायतकर्ता को सुनिए। दाखिल खारिज में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई है। 100 से अधिक मामलों की शिकायत के बाद राजस्व विभाग के आदेश पर जिला प्रशासन ने जांच किया और जांच में सभी आरोप सत्य पाए गए, जिसके आधार पर राजस्व विभाग ने पूरे मामले की जांच के लिए सीआईडी से कराने का अनुशंसा की। पिछले फरवरी के प्रथम सप्ताह में भी राज्य के मुख्यमंत्री के स्तर पर जांच का आदेश दिया गया है, लेकिन 1 माह से अधिक हो गया, अभी तक सीआईडी को संचिका नहीं भेजी गई है। और यही नहीं, जो अधिकारी दोषी हैं उन्हीं अधिकारियों को आज तक उन्हीं पदों पर पदस्थापित रखा गया। बीसीसीएल की जमीन की रजिस्ट्री कर दी, आदिवासी जमीन की रजिस्ट्री कर दी, गैर मजरूआ जमीन की रजिस्ट्री कर दी, परियोजनाओं की जमीन की रजिस्ट्री कर दी। धनबाद के बलियापुर थाने में इन पर मामला भी दर्ज है। मामला दर्ज करवाने वाले नंदन राम हैं। लोन के लिए बैंक से लोन लेकर के और जमीन रजिस्ट्री करवाए थे कि कुछ बिजनेस व्यवसाय करेंगे, रोड किनारे जमीन है तो, और ये जलसाजी में फंस गए सर। हम लोग का पैसा फंस गया है। अब ना उस जमीन पर हम घर बना सकते हैं और ना ही कोई दुकान कर सकते हैं, ना कोई बिजनेस कर सकते हैं। जब तक मेरा मोटेशन नहीं होगा तब तक कैसे हम क्या करेंगे सर। जब मेरा नाम पर खाते नहीं खुलेगा तो हम कैसे रजिस्ट्री करवाए, अति दुकान और अति करेंगे सर। डिटेल तो नहीं बता सकते, लेकिन जो भी मामले है उस पर जांच चल रही है, जांच की जा रही है। जो भी उस पर न्यायसंगत कार्रवाई की जाएगी। उसमें रजिस्ट्रार, क्लर्क सभी पर मामला दर्ज है, सभी पर जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, संतोष कुमार ने अधिवक्ताओं को भी नहीं छोड़ा। धनबाद के एक अधिवक्ता भी संतोष कुमार के जाल में फंस गए। दोषी ने हमारा काम सेल डीड को अटेस्टेड करना था, हमने फोटो को अटेस्टेड किया। बाकी जो काम ऑफिस का ड्यूटी था, उसमें क्या है गलत है क्या सही, वो ऑफिस की ड्यूटी थे। हमें झूठ मूठ के फंसा दिया, जिससे हम 380 दिन जेल में रहे। मामला क्या है सर, कुछ गैराबाद रजिस्ट्री हुआ था जमीन का, उसमें तो ऑफिस का चेक करना हमारा काम नहीं था। जैसा सेलर परचेजर उस अनुसार हम डीड को अटेस्टेड किए। अटेस्टेड करने के बाद हमारे ऊपर केस हुआ
एक नहीं 7-7 केस हमारे ऊपर थोपा गया। मतलब क्या विक्टोरिया स्टार जो संतोष कुमार है वही आपको षड्यंत्र करके पता है? जी हाँ, उनका षड्यंत्र था। उन्होंने हमें 3-4 बार केस करने के बारे में बुलाया भी है। उसमें 1-2 बार उनके साथ कुछ हमको बाताबाती कुछ बात के लेकर हो गया, उसके लेकर के वो बोले थे कि आपको जेल में भेजेंगे और हमको भेज दिए जेल। डीड आप सर्टिफाई किए? हाँ, ऑनली डीड को अटेस्टेड, फोटो में अटेस्टेड हमारा करना काम, बस इतना ही। जमीन का नेचर आप नहीं, जमीन का नेचर तो ऑफिस चेक करेगा, ऑफिस का ड्यूटी। मतलब इसमें आपके हिसाब से दोषी कौन है? हमारे हिसाब से हम निर्दोष है और रजिस्ट्रार और ऑफिस स्टाफ का लोगों का काम है। संतोष कुमार फिलहाल रांची ग्रामीण के अवर निबंधक हैं। संतोष कुमार ने ही सीएम आवास के सामने स्थित कैसर-ए-हिंद जमीन की रजिस्ट्री कर दी थी, जिसे लेकर भी जांच चल रही है। तमाम आरोपों पर संतोष क्या कहते हैं, सुनिए। करता इसमें चाहे जो भी रहे हो, रमेश राही जी रहे हो या कोई भी रहे हो, तो उन्होंने जो परिवाद सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लाया, तो उस परिवाद के आलोक में सक्षम प्राधिकारी ने अपना जांच किया, जांच रिपोर्ट दिया। उसकी जांच अभी भी चल रही है। कोई भी पदाधिकारी, जांच पदाधिकारी हो या संबंधित कोई भी पदाधिकारी हो, तो इंटेंशनली कोई काम नहीं करता है। जो तथ्य रहते हैं, जो सच्चाई रहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उसी के आलोक में वो काम करते हैं। हम ये कदापि नहीं कहेंगे कि उन्होंने इंटेंशनली ये कह रहा है। यदि उनके द्वारा पाया गया तथ्य सही है तो सही है, मेरे द्वारा किया गया कार्य सही है तो सही है। जांच होने के बाद अभी भी संबंधित, जैसा कि आपने कहा कि विभाग ने, मैंने सीआईडी को जांच का आदेश दिया है, तो सक्षम सीआईडी जो एक संस्था है सरकार की, वो अपना जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट सरकार को देगी। जो जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, उस आलोक में सरकार निर्णय लेगी। संतोष कुमार द्वारा धनबाद में मचाए गए भ्रष्टाचार का मामला विधानसभा में विधायक विरंची नारायण ने भी उठाया। मैं एक सूचना दे रहा हूं महोदय, धनबाद जिले में, धनबाद जिले के जिला अवर निबंधक संतोष कुमार नाम है, उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है महोदय 65/2020, जिसमें वहां के एडिशनल कलेक्टर श्याम नंदन राम ने जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। एफआईआर दर्ज है, आज भी वो पद पर बना हुआ है। यह बहुत ही दुखद है महोदय। मैं सरकार के संज्ञान में विषय को लाना चाहता हूं, आग्रह करता हूं कि तत्काल प्रभाव से ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को हटाए वहां से महोदय। ठीक। न्यूज़ 11 भारत ने भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बकायदा एक मुहिम चला रखी है। अपने इस मुहिम के क्रम में हमारा सामना नित नए भ्रष्टाचारियों से हो रहा है। इसी में एक नाम है संतोष कुमार का, जो वर्तमान में रांची ग्रामीण के अवर निबंधक है। धनबाद में अपनी पदस्थापना के दौरान संतोष कुमार ने भ्रष्टाचार की नई कलंक गाथा ही लिख डाली। हालांकि सुखद बात यह है कि राज्य की मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार ऐसे विषयों को लेकर संवेदनशील है और उम्मीद करते हैं कि संतोष और उनके साथ भ्रष्टाचार में सम्मिलित अन्य अधिकारी बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। सहयोगी अरुण बर्नवाल के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। ये गड़बड़ी कितने करोड़ की हो सकती है इसका अंदाजा हमें नहीं है। हम इसमें जीरो जोड़ते जोड़ते थक गए, लेकिन हम अंदाजा नहीं लगा पाए कि गड़बड़ी कितने करोड़ की हुई है। आप अंदाजा लगाइए कि सीआईडी जिस मामले की जांच कर रही हो, क्या उस मामले में जो आरोपी है उसको अपने पद पर बना रहना चाहिए? आप खुद तय कीजिए। सीआईडी क्रिमिनल केसेस की इन्वेस्टिगेशन करती है। और जो सबसे बड़ी बात है, ईमानदार सचिव साहब, विभाग बदलने से पाप कम नहीं होता। सर, आपके ईमानदारी के इस मेंटेनेंस को न्यूज़ 11 भारत सलाम करता है। सलाम क्यों करता है यह भी मैं बताता हूं। आप पथ निर्माण विभाग में थे। पथ निर्माण विभाग में जब आप थे, सबसे ज्यादा घोटाले इसी विभाग में हुए। हमने स्टिंग ऑपरेशन से भी इसका खुलासा किया। लेकिन मेंटेनेंस की ये जो अदा है ना आपकी, कि पूरा विभाग बेईमान हो गया, लेकिन आप ईमानदार रह गए। आपने फिर भू राजस्व का जिम्मा संभाला, भू राजस्व सचिव बने। एक बार फिर से अंचल अधिकारियों का खुलासा अंचल अधिकारी अपने मुंह से कर रहे हैं। हमने दिखाया अपने स्टिंग ऑपरेशन में कि भाई हम अकेले थोड़ी खाते, हम तो ऊपर भेजते हैं। ऊपर कौन बैठा है सर? ऊपर बैठा कौन है, मैं ये समझना चाहता हूं। आखिर ऊपर में कौन बैठा है जिसके पास ये हिस्सा जाता है?
आपने फिर से विभाग बदलवा लिया, और पैरवी भी हो तो आपके जैसी हो, फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू जमशेदपुर और फ्रॉम जमशेदपुर टू रांची। रिजल्ट स्वास्थ्य सचिव। भू राजस्व विभाग का भी घोटाला सामने आ गया, लेकिन आप ईमानदार रह गए। सर, ये हाथ मैं आपके सामने आखिरी बार जोड़ रहा हूं, आपकी ईमानदारी को सैल्यूट आखिरी बार कर रहा हूं, लेकिन झारखंड के लोगों की एक रिक्वेस्ट है, अब आपके जिम्मे स्वास्थ्य है और कोरोना का दूसरा वेव आने वाला है। इस स्वास्थ्य को प्लीज प्लीज इस स्वास्थ्य को बख्श दीजिएगा, क्योंकि इस स्वास्थ्य में अगर कुछ हुआ ना तो झारखंड की कमर टूट जाएगी। सर, हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ धनबाद से विधायक राज सिन्हा साहब मौजूद हैं, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश साहब मौजूद हैं, और हमारे साथ अरुण बर्नवाल हैं, जिनके साथ कुछ पीड़ित हैं धनबाद से। राज सिन्हा साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा, शैलेश जी मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन सबसे जरूरी है कि जो पीड़ित है उनसे बात किए जाना। अरुण जी, आपके साथ कौन कौन है और उनका दर्द क्या है? आज झारखंड की 3.25 करोड़ जनता, 3.5 करोड़ जनता ये देख रही है, सुन रही है कि एक अवर निबंधक जो धनबाद में थे और धनबाद में इन्होंने खेला होबे, जो बात चल रहा है ना, तो खेला तो हो गया धनबाद में। कितने करोड़ का खेला हुआ हम गिन नहीं पा रहे, इतने करोड़ का खेला हुआ। कौन सी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई? आपके साथ सुना मैंने कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक दिन सो करके उठे और उन्हें पता चला कि उनकी जमीन की रजिस्ट्री हो गई है। कौन कौन से लोग हैं धनबाद से, हम जानना चाहते हैं। अरुण जी, आपके साथ कौन कौन मौजूद हैं? देखिए अभिषेक, निश्चित रूप से कहें तो ये जो पुराने जो अवर निबंधक थे संतोष कुमार, उनकी कारगुजारियां धीरे धीरे जिस तरह जब से हमने इस मुहिम में, हम लोगों ने इस मुहिम को हवा दी है, तब से और खुलकर सामने आने लगा है। मेरे साथ आज इस मामले में खुद धनबाद न्यायालय के एक अधिवक्ता हैं आरबी सिंह, जिन्हें सिर्फ इसलिए 380 दिन की सजा काटनी पड़ी थी इस संतोष कुमार के कहें तो रिपोर्ट के आधार पे, जिसमें सिर्फ ये सर्टिफाई किए, इनका जो काम जो इनका है, वकीलों का जो फोटो सर्टिफाई करना है, डीड राइट करना है, जो क्रेता और विक्रेता जो सबमिट करता है, तो उसके आधार पे इनको डीड राइट करना होता है। तो वैसे अधिवक्ता आरबी सिंह है जो इस संतोष कुमार के मारे हुए हैं। दूसरे हमारे साथ हैं धर्मेंद्र बर्नवाल, जो नंदन राम, जो पीड़ित था इस संतोष कुमार के कारण, और जिसके कारण वो आज तक अपनी जो अकूत जो कहे तो जीवन भर की जो कमाई लगा के जो जमीन खरीदा था, आज तक उसका म्यूटेशन नहीं हो पा रहा है। इस तरह की जालसाजी में फंसाकर यहाँ से संतोष कुमार निकल गए। तो मेरे साथ ये दो अधिवक्ता ही हैं, एक नंदन राम के अधिवक्ता धर्मेंद्र बर्नवाल, जो आरबी सिंह वाले, इनके भी केस को भी यही हैंडल कर रहे हैं, और दूसरे खुद पीड़ित अधिवक्ता आरबी सिंह है। जी, मैं एक बार आरबी सिंह साहब से सुनना चाहूंगा। 380 दिन की सजा इन्होंने काटी है और इनका कहना है कि इन्हें गलत केस में फंसाया गया। वो 380 दिन पीड़ा के, उसका जिम्मेदार ये किसे समझते हैं? आरबी सिंह साहब से सवाल लीजिए। आरबी सिंह जी, जो 380 दिन जो आपने काटे जेल में, जिस पीड़ा से गुजरे और अभी भी लगता है जो उस सदमे से उबर नहीं पाए हैं आप, तो इसके लिए आप जिम्मेवार किसको ठहराते हैं? मैं संतोष कुमार सब रजिस्ट्रार को मानता हूँ। उनसे पहले एक दो बार हमें चैम्बर पर बुलाए, और वो रजिस्ट्रार कैसे बन गए उनको बोलने का अक्ल भी नहीं था। वो ऐसे लहजे में हमसे बात किए कि हम कुछ बोल नहीं पाए, और वो उसी समय बोले थे कि आपको हम जेल में घुसाएंगे, जबकि हमारा काम ओनली डीड अटेस्टेड करता हूँ। अटेस्टेड में ये बोलते थे कि आपको जेल में डालेंगे, जेल में डाल दिए हमको। हम 380 दिन बहुत कष्टमय, जबकि हमारा 3 बच्चे हैं, पत्नी है, बाहर में जितना सब हाई कोर्ट से बेल हुआ, एक हमारा यहाँ धनबाद कोर्ट से बेल हुआ। हम बहुत परेशानी थे, लेकिन खैर किसी तरह ऊपर वाले की दया है कि हम झेल लिए 380 दिन। केस आपके खिलाफ संतोष कुमार ने दायर करा दिए थे? इन्होंने हमारे ऊपर 7 केसेस, 7 केस इन्होंने दायर किया। 7 केस, एक केस नहीं 7 केस, जबकि हर डीड में हमारा टेस्टेड ओनली फोटो का टेस्ट करता हूँ, और सिग्नेचर जो थंब इम्प्रेशन, और लास्ट पन्ना में मैं अपना सिग्नेचर और नाम लिखता हूँ। आप पर क्या आरोप क्या लगाया था संतोष कुमार ने, और क्या उस आरोप में कहीं आप ठहरते हैं? उस आरोप में हम कहीं भी नहीं। क्या आरोप था? 420 का, 467, 470, 471, 420, 120 भी, जबकि इस आरोप में हम कहीं भी नहीं। मतलब क्या जमीन का वेरीफाई करने का काम आपका नहीं होता है? जमीन का वेरीफाई
ऑफिस की ड्यूटी है और रजिस्ट्रार महोदय का ड्यूटी है। रजिस्ट्रार साहब का लास्ट में जाता है, वो सिग्नेचर करते हैं, अपना रजिस्ट्री होता है। लेकिन शुरुआत में जो फाइल होता है वो ऑफिस की ड्यूटी है। ऑफिस के बाद रजिस्ट्रार साहब का भी दायित्व होता है कि उसको ठीक से जांच परखे। अब लास्ट में एक केस हमारे ऊपर हुआ कि उसमें आपको कोई कुर्मी जाति से बिलोंग करते थे, वो राजपूत बन के, तो सर हम जाति प्रमाण पर जाति उनका नहीं ना जानते वो किस जाति से बिलोंग करते हैं। और जेल में ही रहने के दौरान उस पर केस हुआ। मतलब वो खुद जब फंस रहे थे तो वो खुद जब कोई कंप्लेन होता था रजिस्ट्रार साहब के यहाँ, डीसी साहब को, तो ये आनंद फानंद में देखे कि अब हम पकड़ा जाएंगे, तो ये क्या करते थे कि सेलर परचेजर दोनों विटनेस। बिल्कुल। चलिए, धनबाद के विधायक राज सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, इस पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है। धनबाद विधायक राज सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आकाश भार्गव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहयोगी है मेरे, शैलेश जी वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट के, सब जुड़े हुए हैं। राज साहब, मैं आपके पास आऊंगा। संतोष कुमार सर बहुत सेक्युलर किस्म के आदमी हैं, जमीन के किसी नेचर के साथ उन्होंने अत्याचार नहीं किया। चाहे वो भूइहरी जमीन हो उसकी भी रजिस्ट्री कर दी, सरकारी गैर मजरूआ जमीन हो उसकी भी रजिस्ट्री कर दी, गरीब की जमीन हो उसकी भी रजिस्ट्री कर दी, अमीर की जमीन थी उसकी तो रजिस्ट्री वो करते ही थे। यहां तक कि परियोजना की जमीन, बीसीसीएल की जमीन, किसी जमीन को इन्होंने नहीं छोड़ा। बलियापुर थाने में इन पर एफआईआर भी दर्ज है, मामला जांच के अधीन है। यहां तक कि अब तो सीआईडी जांच कर रही है इनके कर्मों की। लेकिन मेरा सवाल राज साहब यह है कि 2014 का वो साल है, 2014 में अचानक से एक के बाद एक जमीन का खेल अचानक से बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। जमीन का खेल तो हमेशा से चलता रहा है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। अब सवाल यह उठता है कि पूरा भू राजस्व विभाग, हमने अंचल अधिकारियों का कच्चा चिट्ठा दिखाया, नतीजा हुआ कईयों का ट्रांसफर हो गया। हम रजिस्ट्रार्स का दिखा रहे हैं, हमने एक लॉटरी निकाली, संतोष कुमार का नाम सबसे पहले आ गया, हम उनका कच्चा चिट्ठा दिखा रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह देखिए कि यह पूरा विभाग घूसखोर हो जाता है, बेईमान हो जाता है। सब लोग कहते हैं, कई रजिस्ट्रार हमारे स्टिंग ऑपरेशन में कह रहे हैं कि भाई हमारा हिस्सा ऊपर तक जाता है, लेकिन ऊपर बैठे वाले सचिव साहब जो हैं वो ईमानदार होकर के विभाग बदलवा लेते हैं। राज साहब, क्या जड़ परवार नहीं होना चाहिए? राज सिन्हा साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? राज सिन्हा साहब तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं एक बार फिर आकाश के पास आना चाहूंगा। आकाश, सवाल वही है कि देखिए, जमीन के मामले में संतोष जी की मैं तारीफ करूंगा, बहुत सेक्युलर है। किसी भी तरीके की जमीन रहे उस जमीन को उन्होंने रजिस्ट्री कर दी। भूइहरी जमीन की बात कर लीजिए, कैसरे हिंद जमीन की बात कर लीजिए, आदिवासी जमीन की बात कर लीजिए, बीसीसीएल के अधिग्रहित जमीन की बात कर लीजिए, परियोजना की जमीन की बात कर लीजिए, आदिवासी की जमीन, गरीब की जमीन, अमीर की जमीन। आखिर ऐसा कौन सा जमीन का नेचर है संतोष भाई ने छोड़ा है? जी देखिए, जिस प्रकार से धनबाद में जमीन का खेल खेला गया, और जैसा कि आपने खुद ही बताया कि 2014 के बाद जमीन लूट के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, और 2016 में ये वहाँ रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थापित किए गए थे, और इसके बाद इनके विरुद्ध कई सारे मामले आए, कई लोगों ने अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन इनकी पहुँच ऊपर तक थी, जिसकी वजह से इनके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। उसी में से एक थे रमेश कुमार राही। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने मामले को पूरी तरह से आगे बढ़ाया, यहाँ तक कि राजधानी रांची तक मामले को पहुँचाया, जिसके बाद राजधानी रांची के कहने पर, आदेश पर, यानी कि कहें सरकार के आदेश पर, इनके विरुद्ध जांच की प्रक्रिया शुरू की गई। जिला प्रशासन के द्वारा 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व अपर समाहर्ता श्याम नारायण राम कर रहे थे। उन्होंने रमेश कुमार राही द्वारा जो 135 डीड उपलब्ध कराए गए थे, उन सभी की जांच की और पाया कि लगभग 100 डीड फर्जीवाड़ा कर तैयार किए गए हैं। यानी 100 डीड में बहुत सारे लोचे ही लोचे पाए गए। 100 डीड में गड़बड़ी है जी। 135 में से 100 डीड में आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसी पर मैं एक बार राज सिन्हा साहब के पास आना चाहूंगा। राज साहब, देखिए, 380 दिन सिर्फ रजिस्ट्रार से नाक लड़ा देने के कारण एक आदमी को जेल में रहना पड़ रहा है, और रजिस्ट्रार साहब इस मामले में बिल्कुल सिक्योलर हैं कि भाई जमीन का नेचर कोई भी हो, जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है, चाहे बीसीसीएल की जमीन हो, भूइहरी जमीन हो, अमीर की जमीन हो, गरीब की जमीन हो, गोरे की जमीन हो, काले की जमीन हो, सरकारी जमीन हो, आदिवासी जमीन हो, सबकी रजिस्ट्री हो गई। कैसरे हिंद जमीन जो कि राजा की जमीन हुआ करती, तो वो जमीन तक बिक गई, रजिस्ट्री हो गई उसकी।
सीआईडी जांच बैठी हुई है। राज साहब, क्या लगता है ऐसे आदमी को अभी भी पोस्ट पर रहना चाहिए? और सवाल क्या सिर्फ और सिर्फ संतोष जी से पूछा जाना चाहिए? विभाग के सचिव जो ईमानदार बन के स्वास्थ्य विभाग रवाना हो लिए, उनसे सवाल नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, बहुत से गड़बड़ियां हैं रजिस्ट्री में और सिस्टम भी हमारा इसके लिए दोषी है। हम लोग तो कई बार इसमें सदन में मांग करते हैं कि सिस्टम को ऐसा किया जाए फुल प्रूफ कि इसमें कोई चाह के भी गड़बड़ी नहीं कर पाए। तो गड़बड़ियां बहुत सी हैं और निश्चित रूप से अगर सीआईडी जांच हो रही है तो जांच में और तेजी लानी चाहिए और देखना चाहिए उसमें कि कहाँ गड़बड़ी है, और जो भी उसके लिए दोषी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और हमें उम्मीद है कि सरकार इस लाइन पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेगी। अब आप जिस प्रकार से बता रहे हैं, बहुत ज्यादा टेक्निकल मामले तो मुझे जानकारी नहीं है, या मैंने सब लोगों के डीड को देखा भी नहीं है कहाँ कहाँ गड़बड़ियां हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, अगर ये गड़बड़ी है तो सरकार को देखनी चाहिए कि अगर वास्तव में गड़बड़ी साबित होता है उनका और गड़बड़ में है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हमारे साथ उनका संतोष कुमार का कोई भी हो, हमारे साथ जो गड़बड़ी करता है हमारे साथ राज साहब आप तो साइड से निकल लिए, देखिए बोल करके। हमारे साथ अधिवक्ता शैलेश जी भी जुड़े हुए हैं। नहीं साइड का कोई बात नहीं है, तो जानते भी नहीं थे मामले को। मैं तो सर स्पष्ट बात करता हूँ, मुफ्त आदमी हूँ, दो टूक बात करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि भाई 2011 में जब वर्ल्ड कप जी 2011 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता, मैं तो ताली बजा रहा था कि धोनी मैं कर रहा था। तो आज जब भू राजस्व विभाग पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है, तो मैं तो ईमानदार सचिव साहब जो विभाग बदल करके अब स्वास्थ्य सचिव हो चुके हैं, मैं तो उन पर सवाल उठाऊंगा कि भाई आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, आप जगह जगह जाकर के घूमे क्यों नहीं। शैलेश जी, सवाल बनता है ना, धोनी अगर कप्तान की जीत पर तारीफ होती है तो गड़बड़ी पर जिम्मा भी तो उनका ही होगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने पहले तो मैं बैठे हुए सारे पैनलिस्ट को प्रणाम करता हूं, और जो बात आपने उठाई है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है, जो कि आप एकदम बिल्कुल सही जगह पे आप उसको चोट दे रहे हैं। देखिए, सही जगह ये है कि जो रजिस्ट्रार है, जिस तरह से इनको क्या होता है, जब इनके मतलब का जब बात आएगा तो कहेंगे कि भाई मैं तो रजिस्ट्रार हूं और मैंने रजिस्ट्री कर दी, मेरे पास आया, मैंने स्टैम्प ड्यूटी देखा, मैंने इंडोर्समेंट्स देखे, मैंने कर दिया। लेकिन ये गलत है। देखिए, इसी चीज को हाईकोर्ट ने बड़े स्पष्ट रूप से एक जजमेंट में क्लियर कर दिया। वो जजमेंट का नाम है राजेश्वर सिंह चंडेल वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। ये 2015 में पास हुआ। ये बड़ा डिटेल जजमेंट है। इसमें बताया गया, इसमें यही मुद्दा उठा कि एक रजिस्ट्रार के पास अगर कोई एक आती है, कोई रजिस्टर करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट आती है, तो उनके पावर्स क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है। क्या वो सिंपली स्टैम्प को देखते हुए और एक आदमी को देखते हुए भाई कि ये आदमी वही आदमी है, स्टैम्प ड्यूटी दी गई कि नहीं दी गई, और जो लैंड प्रॉपर है, वो आदमी जो है जो रजिस्ट्री कर रहा है वो लुनैटिक है कि नहीं है, ये जो सिंपल बातें हैं, इसको बड़े ही डिटेल्ड जजमेंट में हाई कोर्ट ने क्लियर किया 2015 में। ये जजमेंट आया 2015 में स्पेसिफिकली, और बड़ा डिटेल जजमेंट है। देखिए, इस जजमेंट में एक बड़ा अच्छा सेक्शन है आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 81, जो पेनाल्टी की बात करता है, जो एकदम डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट सब रजिस्ट्रार के ऊपर जो रजिस्ट्री कर रहे हैं उनके ऊपर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट करता है कि भाई देखिए, अगर आपके यहां से कोई भी इंडोर्समेंट गलत हुआ, कहीं कोई आपने गलत तरीके से कॉपी किया, ट्रांसलेट किया, कोई ट्रांसलेशन को आपने गलत तरीके से देख लिया, तो आप पे यू हैव अ पेनल्टी, 7 साल की आपको सजा भी हो सकती है। सो इट्स नॉट दैट इजी, इट्स नॉट दैट इजी। अरे आप क्या ये बात कर रहे हैं भाई, ये छोटे छोटे जो बेचारे आइडेंटिफायर्स हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ये छोटे छोटे सांप है, सपेरा कहीं और है। शैलेश जी, मैं तो यहाँ बैठ करके और बाकायदा टेबल ठोक के कह रहा हूं कि सांप है ये छोटे छोटे। संतोष जी या बाकी जो रजिस्ट्रार्स हैं या अंचल अधिकारी हैं, मैं तो किसी को दोष नहीं देता, मेरी तरफ से तो सबको क्लीन चिट है, क्योंकि जिसकी छत्र छाया में ये गड़बड़ी कर रहे हैं, सबसे जरूरी है उसको पकड़ना। सब के सब हमारे स्टिंग ऑपरेशन में कह रहे हैं कि हिस्सा ऊपर तक जाता, आखिर ऊपर कौन बैठा है?
जी, आखिर जी। ऊपर कौन बैठा है, उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? देखिए, एक और पीड़ित हमारे अरुण बर्नवाल के साथ बैठे हुए हैं जी, एक और सवाल, अधिवक्ता बैठे हुए हैं। जी, एक बार हम बिल्कुल, बता बिल्कुल। एक बार दर्शकों को सुना देते हैं कि देखिए धनबाद में क्या हुआ है। अरुण जी, आपके साथ जो दूसरे पीड़ित बैठे हुए हैं वो क्या कहना चाहते हैं, उनसे भी बात कीजिए। देखिए अभिषेक, मेरे साथ जो अधिवक्ता हैं धर्मेंद्र बर्नवाल, जो निश्चित रूप से ये जो पहला जो पीड़ित है जब डायरेक्ट नंदन राम, जिसने केस किया था और 65/2020 बलियापुर थाने में, जिसके आधार पर शिकायत दर्ज हुई है संतोष कुमार और कई अन्य लोगों के खिलाफ। तो सीधे जुड़ेंगे इन्हीं से, धर्मेंद्र से ही, और जानेंगे। धर्मेंद्र, मामला क्या था? संतोष कुमार की किस जाल में ये फंस गए थे नंदन राम? एक रजिस्ट्री हुई थी जमीन की, जमीन की रजिस्ट्री होने का एक पावर ऑफ अटॉर्नी था। पावर ऑफ अटॉर्नी में वो मंडल की जमीन को गोप की जमीन बनाकर पंजी 2 के जरिए रजिस्ट्री कर दिया गया। और जब ये दाखिल खारिज कराने के लिए नंदन राम जो पीड़ित हैं वो गए तो उनको पता चला कि ये पंजी 2 में गोप के नाम से दर्ज है। तो जिस कारण से उनका रजिस्ट्री हो नहीं पाया, दाखिल खारिज हो नहीं पाया, और उनके साथ में 13 लाख समथिंग रुपया का घोटाला हो गया। तो इसके लिए दोषी कौन था, कौन जिम्मेवार? 100% अवर निबंधक साहब, उनको कागजातों की जांच करनी चाहिए थी। जांच के उपरांत ही रजिस्ट्री होती है, और अगर यदि वो किसी की मिलीभगत में नहीं आते तो शायद ये रजिस्ट्री नहीं होती। जांच अच्छी तरह से हो जाती तो शायद ये रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि पंजी 2 में तो किसी और का नाम है, पंजी 2 में मंडल जी का नाम है नहीं, पंजी 2 में अतुल्य गोप का नाम है। तो जाहिर सी बात है अगर यदि कागजातों की जांच हुई होती तो ये रजिस्ट्री होती ही नहीं। मतलब दोष विभाग का, अवर निबंधक का, और पीड़ित हो गए नंदन राम। बिल्कुल बिल्कुल किसी भी व्यक्ति की गाढ़ी कमाई, कुछ लोग एक पाई जोड़ करके कुछ पैसे जुगाड़ करते हैं, और एक छोटा सा ख्वाब होता है किसी का भी, एक छोटा सा घर हो मेरा, छोटा सा जमीन हो, और एक अपनी पाई की जमीन को पैसे की जुगाड़ करके किसी की जमीन को लेना, उसके साथ उसके साथ छल हो जाना। कमाता है तब जाकर के जमीन का छोटा सा टुकड़ा लेता है, पूरी जिंदगी वो कमाता है। राज सिन्हा साहब, ये सुनना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये आपके यहाँ का ही मामला है कि नंदन राम जैसा आदमी पूरी जिंदगी कमाता है तब जाकर के। ये देखिए ये केवल धनबाद में ही ऐसा नहीं है। मैं यही बात कह रहा हूँ सर, जहाँ हाथ डलिएगा वही मैं यही बात कह रहा हूँ, जितने भी जगह है। मैं त्रस्त आ गया हूँ सर, मैं यहाँ बैठ करके और बोलते बोलते त्रस्त आ गया हूँ। नंदन राम जी आ गए। हाँ सर बोले। लेकिन सोचिए, अब जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने जिंदगी की गाढ़ी कमाई लगा करके, कर्जा लेकर के, लोन लेकर के वे जमीन खरीदते हैं, बाद में मालूम चलता है कि वो जमीन गड़बड़ है, और डीसी एक झटके में उसको तोड़ देते हैं। कितना अमानवीय है ये कृत्य, आप देखिए। तो इसमें गहन चिंतन विचार करना होगा सबको, और इस पे जो उस समय के, यह देखिए, उस आदमी का घर तोड़ने की जरूरत नहीं है। जो पदाधिकारी उस समय थे, उन समय के पदाधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। साहब, वो आदमी का क्या कसूर है? वो अपना यही देखता है, डीड रजिस्ट्री देखेगा, रसीद देखेगा, पंजी 2 देखेगा, और सब कुछ है, और उसका रजिस्ट्री करता है, उसके घर को तोड़ दिया जाता है। अरे उन पदाधिकारियों को तोड़िए ना जो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये होता नहीं है। इसलिए ये एक विषय ये एक जगह का नहीं है, सब जगह ये गड़बड़ियां की हैं, और इसके लिए हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं से दोषी है। उस सिस्टम को सुधारने की तरफ कोई प्रयास नहीं करता, सब ऊपरी सतही बात करते हैं। बिल्कुल, कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ समस्या है, इस बात को पूरा करेंगे की जरूरत है। राज जी, इस बात को पूरा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी हमें रुकना पड़ेगा, एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस मामले को और थोड़ा गहनता से समझने की कोशिश करेंगे, पीड़ितों की बात को समझेंगे, आकाश से बात करेंगे, शैलेश जी से बात करेंगे, राज सिन्हा साहब से बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे, कहीं मत जाइएगा। इस महाघोटाला की परत दर परत खुलनी बहुत जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका, और महाघोटाले पर बात हो रही है। आज हम एक अवर निबंधक संतोष कुमार, जो कि फिलहाल रांची ग्रामीण के अवर निबंधक हैं, लेकिन धनबाद में रहते जो इन्होंने किया था, बस हम वो आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। अब तय सरकार को करना है, फैसला सरकार को करना है, और जनता को करना है कि इनके साथ क्या होना चाहिए, क्या इन्हें पद पर बने रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। आकाश, आपसे बात बहुत कम हो पाई, लेकिन
बड़ी अजीब सी बात है। हमने तो बहुत प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे मुख्यमंत्री आवास के सामने कैसरे हिंद जमीन की भी रजिस्ट्री कर देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने ही उस खबर की रिपोर्टिंग की थी और मैंने देखा था कि वहाँ पर लगभग 80 डिसमिल के आसपास ज़मीन है जो केसरे हिंद की ज़मीन है, यानी कि वो भारत सरकार की ज़मीन है और उस पर टाइटल एकमात्र भारत के राष्ट्रपति का होता है और मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने स्थित है यह ज़मीन। और इस ज़मीन को 5 लोगों को रजिस्ट्री कर दिया गया और बतौर अवर निबंधक संतोष कुमार ने ही रजिस्ट्रेशन के से संबंधित डॉक्यूमेंट्स पर अपने हस्ताक्षर किए। तो यह एक बड़ा मामला है, चूंकि मुख्यमंत्री आवास के सामने का मामला है। और आपको बता दें कि केसरे हिंद की ज़मीन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार खुद के लिए कर सकती है, अपने लिए कर सकती है, राज्य सरकार भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन जहाँ तक बात है संतोष कुमार के विरुद्ध कार्रवाई करने की, तो मुख्यमंत्री के पास जब यह मामला गया, जो कि विभागीय मंत्री भी हैं, तो उन्होंने इस संचिका पर सीआईडी जांच का आदेश दे दिया है। हालांकि अब तक सीआईडी जांच आरंभ नहीं हो पाया है, पता नहीं किन कारणों से, और मामला कहां लटका पड़ा है, जिसकी वजह से 31/12/2020 में को ही उन्होंने हस्ताक्षर किया था और तब से अब तक यह मामला लटका पड़ा है। अब तक सीआईडी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसके आधार पर सीआईडी जांच करे। और इतना ही नहीं, जिन घोटालों की हम बात कर रहे हैं उस दौरान सिर्फ संतोष कुमार ही दोषी नहीं थे, बल्कि कुल 4 अवर निबंधकों के विरुद्ध जो है मामले सामने आए थे। इनके अलावा 8 अंचलाधिकारी जो बाघमारा, धनबाद वगैरह अंचलों में पदस्थापित रहे, उनके खिलाफ 8 अंचलाधिकारियों के खिलाफ भी मामला सामने आया था। इसके अलावा 4 अंचल निरीक्षकों के विरुद्ध इस तरह की बात सामने आई थी और इसकी भी जांच की गई थी। और इसके अलावा आपको बता दें कि कुल 13 कर्मचारी और 7 क्लर्क जो हेड क्लर्क होते हैं, जो लिपिक होते हैं, जिनके जिम्मे सारे डॉक्यूमेंट को देखने की जिम्मेवारी होती है। जांच का हासिल क्या हुआ? जांच का हासिल यह हुआ अब तक कि विभाग के स्तर से सिर्फ और सिर्फ उनके विरुद्ध आरोप का गठन किया गया, यानी कि प्रपत्र क जिसे कहा जाता है वह गठित करने का आदेश हुआ है। और अब पता नहीं वह प्रपत्र क भी गठित हो पाया है या नहीं, आरोप भी गठित हो पाया है या नहीं, इसके बारे में लोगों को विशेष कोई जानकारी नहीं है। लेकिन धनबाद में लगातार इस तरह के खेल चलते रहे और संतोष कुमार ने जिस प्रकार भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी कलंक गाथा वहां लिख डाली, क्योंकि ये एक रमेश कुमार राही ने मामले को उठाया और उसमें 135 में से 100 डीड गलत पाए गए। ऐसे कितने मामले होंगे इसका अंदाजा हम और आप शायद लगा तक नहीं सकते। तो इनके पूरे कार्यकाल की, जहां जहां ये पदस्थापित रहे, पूरे कार्यकाल की जांच होनी चाहिए, हर पदस्थापना स्थल की जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके कि किस तरह से झारखंड को लूटने का ही काम नहीं किया गया, गरीबों को लूटने का ही काम नहीं किया गया, घोटाले ही नहीं किए गए, बल्कि राज्य सरकार को राजस्व का बड़ा चोट भी पहुंचाया गया। तो ये सारी चीजें जांच होनी चाहिए। बिल्कुल शैलेश जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात आकाश ने कही है कि इतने अधिकारियों के खिलाफ जांच बैठी और जांच का हासिल क्या हुआ कि सिर्फ विभाग ने आरोप दाखिल किया। मैं यही बात कह रहा हूं तभी से कि मैं तो कहता हूं कि एक पीआईएल इसलिए दायर की जानी चाहिए कि भाई आज तक विभाग के आला अधिकारी क्यों बचे हुए हैं। जो भ्रष्टाचार होता है तो भ्रष्टाचार में बार बार जाकर के छोटे छोटे पत्तों को तो तोड़ दिया जाता है, लेकिन जो भ्रष्टाचार की जड़ है उस जड़ में नमक क्यों नहीं डाला जाता? ये लोग ईमानदार कैसे बने बैठे रहते हैं? शैलेश जी, देखिए बड़ा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो जजमेंट पास हुआ 2015 में, उसमें एक कॉलम है, बड़ा कोर्ट ने ना 10 पॉइंटर दिया था कि एक जनरल 10 पॉइंटर है जो कि रजिस्ट्रार को बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये जो 10 पॉइंट है, ये 10 पॉइंट को वेरिफिकेशन होने के बाद ही रजिस्ट्री करनी चाहिए। उसमें एक जो सेकंड पॉइंट था उसको मैं वर्बेटिम बताता हूं आपको। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखिए अभिषेक जी, अगर ये सिंपल सवाल उस रजिस्ट्रार साहब से दे दिया जाए कि सर क्या आपने जो प्रॉपर्टी आपके पास आई उसको आपने आइडेंटिफाई किया कि वो जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, उसका नेचर के बारे आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया, सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? अदरवाइज इफ सी द रीजन बिहाइंड ये जो इतना जो रजिस्ट्रेशन एक्ट में आई है बात, पब्लिक पॉलिसी की बात होती है, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी की बात होती है, फॉरेस्ट लैंड है
और आपने कहा कि जो बीसीसीएल की जो लैंड है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो की हुई अधिग्रहित लैंड है, जो जिसके बाद कोल इंडिया को उसको नेशनलाइजेशन के बाद उसको दिया गया, जी। वैसे लैंड है, या फिर आदिवासी लैंड है, या फिर आप जो केसरी हिंद वाली बात, देखिए ये सब्जेक्ट मैटर, दिस इज सब्जेक्ट मैटर जिसपे कि हम लोग, हमारा सिंपल सा बात है कि भाई अगर एक हाईकोर्ट ने आपको गाइडलाइन दे दिया तो उस गाइडलाइन के तहत आप उसको क्यों पालन नहीं करते? अगर आप उसको हल्के से भी पालन करेंगे तो ये गलतियां, ये गड़बड़ियां नहीं होंगी। मेरी आप और फिर क्या होता है जब गड़बड़ी होती तो आप क्या करते हैं? आप छोटे छोटे जो हैं उनको पकड़ लेते हैं। जैसे आप बता रहे थे, मैं उस केस के बारे में जानता नहीं, उसका फैक्ट्स नहीं जानता, लेकिन अगर आप बताइए आइडेंटिफायर का एक वकील किसी एक सज्जन को आइडेंटिफाई करता है और उस रजिस्ट्रेशन में आइडेंटिफाई करके उसको बताता है कि भाई फला फला आदमी जो है ये वही आदमी है जो रजिस्ट्री कर रहा है, तो उस वकील का उस लैंड के नेचर से कोई लेना देना नहीं। तो बात है, वही तो बात है, सवाल तो यही है। वो जो लैंड का नेचर है, यहाँ शैलेश जी से मेरा एक सवाल रहेगा। जी मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। आकाश जी आपसे एक सवाल कर रहे हैं। शैलेश जी आकाश भाई आपसे एक सवाल कर रहे हैं, शैलेश जी आपसे एक सवाल है कि जब मैं इनसे पहले मिला था, केसरे हिंद की जमीन को लेकर जो मुख्यमंत्री आवास के बिल्कुल सामने स्थित है और लगभग 80 डिसमिल के आसपास यह जमीन है, जो नया आयु उत्पाद भवन बना है उसके ठीक बगल की यह जमीन है। तो जब मैं संतोष कुमार से इस जमीन की बाबत मिला कि आपने किस प्रकार से पूरी की पूरी जमीन 5 लोगों को रजिस्ट्री कर दी, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि केसरे हिंद की जमीन की जांच मैं करूं, जबकि आपने बताया कि राजेश्वर सिंह चंदेल मामले में 2015 में ही यह स्पष्ट हो चुका था कि रजिस्ट्रार की यह ड्यूटी बनती है कि वह जमीन के नेचर को देखे, जबकि यह मामला उसके काफी उसी समय उसी आसपास का है, उसी आसपास का है। तो क्या रजिस्ट्रार के इस तर्क को स्वीकारा जा सकता है? जी, क्या उनके इस तर्क को स्वीकारा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं उसके टाइटल बिल्कुल नहीं करा जा सकता। देखिए, टाइटल पे आपको नहीं जाना है। दिस आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू डिसाइड टाइटल ऑफ द लैंड, बट देन व्हाट द हाई कोर्ट वांटेड टू से वाज दैट लुक हियर, यू हैव टू लुक इनटू द नेचर ऑफ द लैंड। This was the basic question raised before the High Court, and by way of a detailed judgment. अगर ऐसा नहीं होता, अगर इतना सिंपल होता, तब तो भाई आप फॉरेस्ट लैंड भी है, कोई लेके चला गया, भाई मेरे पास इसका म्यूटेशन है, गलत तरीके से म्यूटेशन हुआ, सही तरीके से म्यूटेशन हुआ, लेकिन ये पता है, अगर आप उसके पुराने खतियान को देखते हैं तो अगर वो दिखाते हैं कि फॉरेस्ट लैंड है, तब तो रजिस्ट्रार का कोई मतलब नहीं है। वो तो भाई प्रॉपर देखे और उसको, तब तो रजिस्ट्रार इज जस्ट स्टैम्प, सब चीज को पकड़ने के लिए, तब तो रजिस्ट्रार इज जस्ट स्टैम्प। ये बिल्कुल बड़ा तब तो देन यू आर just a rubber stamp hai. If you say you are simply a rubber stamp, okay, very well, you are a rubber stamp. But no, this is what the High Court has decided in Rajeshwar Singh Chandel's case, that look here, these are the 10 points which you have to look into, which you have to take into consideration before registration. और आपको मैं बता देता हूं, अगर ये सिंपल सा सवाल उनको दे दिया जाए कि साहब ये जो 10 पॉइंट है, इस पॉइंट का आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया रजिस्ट्री करने के पहले, अब इसका एक और मानवीय पहलू देखिए, जो इसका मानवीय पहलू है, रजिस्ट्री करके तो साहब चले गए, जो बेचारा रजिस्ट्री किया वो बोनाफाइडली रजिस्ट्री करा लिया, उसको तो उसके पास उसने सारी कमाई लगा दी। मान लीजिए कोई रिटायर्ड आदमी है, उसने वो जमीन को कब्जा में ले लिया, वहां पे फैक्ट्री लगा ली, 10 साल बाद पता चला एक नए वहां पे डीसी साहब आए, सीओ साहब आए, बोले साहब आपने तो गलत रजिस्ट्री कर दी, ये तो आपका गलत है, ये जमीन तो गवर्नमेंट की जमीन है, हम आपको तोड़ देंगे 3 दिन में। बिल्कुल अरुण जी, वो मानवीय पहलू को लोग नहीं देख रहे हैं। अब मैं एक बार अरुण जी के पास आ रहा हूं। किसके ऊपर ये अरुण जी आपके साथ एक अधिवक्ता है जो पीड़ित के अधिवक्ता है और एक खुद पीड़ित है, दोनों अब क्या मांग करते हैं सरकार से? चूंकि सरकार भी अब उनको देख रही है, जनता भी उनको देख रही है, दोनों क्या कहना चाहते हैं? एक बार उनकी बात सुना दीजिए जनता को, फिर मैं फाइनल कमेंट राज जी से ले लूंगा। जी ठीक है। तो पहले आरबी सिंह से ही, जो खुद पीड़ित है, इन्हीं से जुड़ते हैं। अब आप सिंह साहब
क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सिर्फ ये अवर निबंधक संतोष कुमार इन पर कार्रवाई हो, या पूरा सिस्टम जो पूरी तरह से कहीं तरह से करप्ट हो गया है और अपने दोष को निर्दोषों पर डाल देने का काम करता है, उसकी जांच का होकर कार्रवाई हो? सर संतोष कुमार सब रजिस्ट्रार पर भी वो होना चाहिए कार्रवाई, और सिस्टम में भी सुधार होना चाहिए। सरकार से मैं यही मांग करता हूँ। आपको क्या लगता है धर्मेंद्र जी, क्या अब आपकी ओर से क्या डिमांड होगा? चूंकि आपके दोनों क्लाइंट आपके हैं, आरबी सिंह भी क्लाइंट हैं और नंदन राम भी क्लाइंट है, हालांकि नंदन राम का मामला अभी तक अंडर जुडिशियल है। बिल्कुल, मेरा तो मानना ही यही है कि बिल्कुल निबंधक साहब के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं जो कागजातों की जांच करते हैं, कागजातों को जांच करने के उपरांत निबंधक साहब के पास पहुंचता है निबंधन कराने हेतु, तो एक सिर्फ अधिवक्ता ही दोषी नहीं होता है, उसमें सारे के सारे पदाधिकारी भी उनके दोषी हैं। और सरकार से हम मांग भी कर रहे हैं कि ये इनके ऊपर भी जो एक कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी ही चाहिए। देखिए, चूंकि लोग निबंधक यहाँ जो संतोष कुमार हैं उनसे अधिक पीड़ित हैं और उन पर कार्रवाई की तो पहले प्रायोरिटी इनकी है, जो उन पर कार्रवाई हो, और उसके बाद इस जो नेक्सस में शामिल है सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। इस सरकार से इन दोनों की यही कुछ डिमांड है। जी बिल्कुल। राज जी, अब चूंकि आपने सारी बातों को सुन लिया, हमें इतना तो पता है कि कहीं ना कहीं दोष इस सिस्टम में, आज तो विधानसभा में भी ये मामला विरंची नारायण साहब ने उठाया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम सिर्फ बात संतोष कुमार की नहीं कर रहे हैं, हम इस पूरे मुहिम की बात कर रहे हैं। हम जिधर देखते हैं हमें उधर ही नजर आता है कि कोई ना कोई गड़बड़ी है। आप देखिए कि हमने एक स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया था कि गिरिडीह के अंचल अधिकारी इशारों में बात करते हैं, बोलते हैं कि हाँ इतना ही तो लिया है। हमने दिखाया कि देवघर के अंचल अधिकारी बाकायदा गुंडागर्दी करते हैं। हमने दिखाया कि कैसे बाकायदा नामकुम और नगड़ी के अंचल अधिकारी, उनका अलग अलग खेल है। तो हर जगह का खेल तो हमने दिखा दिया। सरिया के अंचल अधिकारी जिनका इतना कुछ खेल हमने दिखा दिया कि मतलब लोग तक वहां अंचल कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं, यह स्थिति है। तो पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। तो इस सिस्टम को सही करने के लिए कहीं ना कहीं हमें ऐसा वार करना है जहां से इस पूरे सिस्टम को टाइट किया जा सकता है। आखिर वो कौन सी जगह है? क्योंकि 2014 के बाद हम देख रहे हैं कि अचानक से भरमार हो गई एकदम जमीन के घोटालों की, जमीन के गड़बड़ियों की। देखिए, मैं इस बात को नहीं मानूंगा कि 2014 के बाद से हुई। 2014 के बाद से सामने आना शुरू हुआ, यह भले अब मैं मान सकता हूं, लेकिन यह शुरू से है। पहले टपा था, इतना ट्रांसपेरेंसी नहीं था, इतना टेक्नोलॉजी नहीं था जिससे कि मामला उभर के नहीं आता था। अभी आ गया। अब तो जिधर जाइएगा और बहुत तेजी के साथ सबसे ज्यादा गड़बड़ियां अगर हुई हैं तो वो जमीन में ही हुई है। यह सरकार को, कोई सरकार, मैं देखिए मैं किसी भी सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जो सरकार है अगर चाहती है कि सुधारा जाए सिस्टम को, तो ईमानदारी पूर्वक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ खड़ा होना होगा और बिल्कुल मर्सी बने, बिल्कुल जरा भी मर्सी नहीं, और पूरी तरह से आज तो सिस्टम डेवलप कर गया है भाई। आज तो हम करप्शन पे चोट कर सकते हैं और बिल्कुल टेक्नोलॉजी के सहारे से फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी बनाए। हम जरा दौड़ के परेशान हो जाते हैं, क्या भाई तो आज लिंक फेल है, क्या भाई रजिस्ट्री ऑफिस जाइए, किसी को रजिस्ट्री कराना है, तो जब तक वो जाएंगे नहीं वहां पे सिस्टम आदमी को पकड़ेंगे नहीं, जब तक रजिस्ट्रार साहब से भेंट करेंगे नहीं, जब तक उनके और करिंदे लोग हैं या डीड राइटर है, सब लोग के एक पूरा चैनल बना हुआ है और इस पर सीओ से लेकर के यहाँ तक का सब। अच्छा, आपको मैं एक बहुत आश्चर्यजनक बात बताता हूँ चैनल को, राज सिन्हा जी, आपको मैं बहुत आश्चर्यजनक बात बताता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ईमानदारी के चोले भी उतरते हैं और बाकायदा रजिस्ट्रार ही कबूलनामा करेंगे कि जो कुछ ईमानदार लोग हैं, तथाकथित ईमानदार लोग हैं, वो कितने ईमानदार हैं। ये भी आपको, इसमें भी हम खेल दिखाएंगे कि कैसे लैंड के रिकॉर्ड्स को झारखंड की कंपनी को छोड़ करके एनआईसी को दिया गया और उसमें टेंडर का खेल किस तरीके से हुआ, ये भी हम आने वाले दिनों में दिखाएंगे राज जी। मतलब ये सिस्टम जनरेट हो गया कि रजिस्ट्रार अपने घर से जमीन की रजिस्ट्री कर रहे हैं, इसका भी खुलासा हम करेंगे बहुत जल्दी। तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम करप्ट है सर, वार करना होगा तो जड़ पे ही करना होगा। संभव है, हम तो बोल ही रहे हैं पूरा सिस्टम करप्ट है, पूरा सिस्टम बिल्कुल करप्ट, क्या बिल्कुल रॉटन है, खत्म है सिस्टम। इसलिए तो हमने कहा ना कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सबको मिल करके
इसको कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे इसको रोका जाए, इसकी चिंता करनी होगी। एक कुमार की बात नहीं है, या सैकड़ों, हर जगह कुमार है, हर जगह में, हर विभाग में, हर सिस्टम में कुमार घुसे हुए हैं। तो उसको अब हमको, हमारे समक्ष चुनौती है, लेकिन ये चुनौती है कि जिस प्रकार से इसको हम कैसे ठीक ठाक करें, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने मुहिम में सफल होइए। मेरी शुभकामना है। शैलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ शैलेश जी बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था ना, इसका छोटा सा, इसका जो बोल रहे थे सिस्टम में सुधार का, हाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई रजिस्ट्रार के पास अगर कोई डॉक्यूमेंट आता है तो उसको जल्द निष्पादन कीजिए। आप उसको रोक के मत रखिए, आप वेट मत कीजिए कि भाई इसमें देखिए, वो कहने की बात नहीं, क्यों रोका जाता है भाई। अगर आपको लगता है इसमें कोई ऐसी चीजें हैं जो इसका लग रहा है कि कुछ जो नेचर है उससे आपको कहीं तकलीफ है, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन, आप रिजेक्ट कर दीजिए। अपील का प्रोविजन है भाई, अपील में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अपील है, सूट है। तो क्या होता है कि आप जब आपके हिसाब से जो चीजें होती है तो आप कर देते हो सर, मैं तो आपसे, और जो आपके हिसाब से नहीं होती तो नहीं करते हो। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक PIL डालिए। गरीब आदमी जाता है। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं शैलेश जी कि आप एक PIL डालिए जिसमें जितने अवर निबंधक हैं, सिर्फ उनकी नहीं, उनके पारिवारिक लोगों की भी संपत्ति की जांच हो। देखिए राज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ राज जी बोलिए। नहीं अभिषेक जी, मेरा ये कहना है सिर्फ रजिस्ट्री ऑफिस में ही नहीं, हाँ। ये सारे बना हुआ है कि आपको ये निष्पादन कितने दिन में करना है, लेकिन उसका पालन होता नहीं है और उसको कोई जांच भी नहीं करता है। हाँ। जितने भी, चाहे DC के ऑफिस हो, ADM के ऑफिस हो, सब जगह आप दीजिए, आवेदन पड़ा हुआ है, कोई माई बाप देखने वाला नहीं है। कितना दिन, महीनों हम लोग के पास तो रोज आते हैं ना, पीड़ित आते हैं, भैया जांच करके रखा हुआ है, DC फोन करते हैं, DC साहब देख लीजिए जरा उसको, अभी आपने रिपोर्ट, हाँ विधायक जी देखते हैं, ऐसे ये आ रहा है, वो आ रहा है। ये अगर सख्ती से पालन हो जाए कि जो नियम बना हुआ है कि कोई भी फाइल का निष्पादन आपको कितने दिनों के अंदर कर देना है, केवल इसको सरकार इसको लागू कराए ना, इसको लागू डेली के डेली, या ऐसा कुछ सिस्टम करे कि उसका मॉनिटर करे, कोई विंग बना दे कि भाई आपके यहाँ इतने दिन में होना है, आपके यहाँ आज कितने फाइल का निष्पादन हुआ। ये जब फाइलें चलने लगेंगी, फाइनल कमेंट अरुण जी आपसे, फाइनल कमेंट अरुण जी आपसे, अरुण जी एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे जी। एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे कि ये जितना तमाशा देखिए, कहीं ना कहीं इसका उद्गम स्थल धनबाद है। धनबाद में रहते जितने जमीन के घोटाले किए संतोष जी ने, हम तो जीरो भी नहीं जोड़ पा रहे हैं। देखिए अभिषेक, ये पूरे धनबाद को आप मान सकते हैं जो यहाँ धनबाद से स्टार्ट हुआ है, और जो इन्होंने जो 2016 से 2019 ये तीन साल का जो इनका टेन्योर रहा है, इसमें अगर बारीकी से जांच हो तो घोटालों की जो आपने बताया है कि शून्य की संख्या गिनना मुश्किल हो जाएगी, तो वो हो सकता है, लेकिन इसकी बहुत बारीकी से जांच करने की जरूरत है। और बारीकी से जांच करने का जिम्मा जिन अधिकारियों के पास है, वो कितना इसको गंभीरता पूर्वक लेते हैं और गंभीरता से जांच करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। जी चलिए आकाश, एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से भी। जी हाँ, देखिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जांच होनी चाहिए और सिस्टम में सुधार किया जाना चाहिए, व्यवस्था को दुरुस्त किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे तो बांधे कौन, क्योंकि जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं और जिस सिस्टम को माननीय विधानसभा सदस्य राज सिन्हा जी ने रोटेन करार दिया, बाकायदा लिटरली उन्होंने कहा कि सिस्टम पूरी तरह से सड़ चुका है। तो ये जो मामले होते हैं, जमीन से संबंधित मामले, इनकी बारीकियों को दूसरे विभाग के अधिकारी समझ नहीं पाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो उन्हें काफी लंबा वक्त लगेगा। इसलिए सरकार की मजबूरी है कि वो इन्हीं अधिकारियों से जांच कराए। लेकिन ये यहाँ तो पूरा का पूरा सिस्टम रोटेन है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। चलिए, बहुत शुक्रिया राज जी आपका, बहुत शुक्रिया आकाश आपका, शैलेश जी बहुत शुक्रिया आपका, अरुण बर्नवाल आपके साथ दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ जुड़े। घंटी बांधना है नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो सीधी सी बात यह है कि हमने तो ठाना है कि बिल्ली के गले में घंटी नहीं, बल्कि इस बार बागड़ बिल्ली के गले में घंटा बांधेंगे हम, और इसके लिए चाहे जो करना पड़े हम करेंगे, जिससे लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारा भी यही वादा है। क्या? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, भ्रष्टाचार पर वार जारी रहेगा। नमस्कार।